सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करूंगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। वास्तव में जरूरत है आज ऐसे शिक्षण प्रक्रिया की जो शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिसमें जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालन हो, जो लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली हो, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो रुचिपूर्ण हो। और आवश्यक रूप से देखा जाए, अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज हमारी बेकार है। रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आज परिवर्तन आ रहे हैं और ये जरूरी हो गया है कि जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है वो उसी के साथ साथ सीखे और साथ साथ वो सतत सीखते रहने की कला को भी सीखे, क्योंकि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने और एक न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आज भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सभी के लिए समावेशी, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और उसको जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि हमारी नई शिक्षा नीति में सम्मिलित है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज बिग डेटा, मशीनी लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं और बढ़ावा भी मिल रहा है। बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम कर रही हैं। दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की भी जरूरत और मांग बढ़ रही है जो विज्ञान, समाज विज्ञान और ह्यूमैनिटी के विविध विषयों में क्वालिफिकेशन रखते हों, योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए स्किल्ड कामगारों की जरूरत होगी। मानविकी और कला की मांगे, यानी कि ह्यूमैनिटी और आर्ट्स की जो डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और बाद में 1992 में इसे संशोधित भी किया गया था। तो पिछली इस नीति के बाद से 3 दशक से अधिक हो गया है। इन 3 दशकों में हमारे देश, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर बहुत सारे बदलाव और महत्वपूर्ण बदलाव हुए, और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, उसी को मंजूरी देने की घोषणा की। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बदलाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूलभूत बातों को अगर हम शामिल करें तो हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, उसकी टैलेंट को, क्षमता को, बच्चे के टैलेंट को हमें बुनियादी तौर पर पहचानना होगा और उसके विकास हेतु प्रयास भी करना होगा। यानी कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को फाउंडेशन लेवल से ही हमको पहचान करने के लिए तैयारी रखनी होगी, और उसके लिए हमें डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को भी सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, और उन्होंने बोला है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कि यदि बच्चे को साक्षर बनाना है तो उसकी बुनियाद को हमें मजबूत बनाना होगा। साथ ही साथ लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता और इस तरीके की उसे प्रतिभा को निखारना है कि वो अपना रास्ता अपनी रुचि के अनुसार चुन सके, यानी कि आने वाले भविष्य को वो अपने हिसाब से ढाल सके। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है।
अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है, यानी कि एक रटंत जो पद्धति थी, यानी कि पहले जो हम पढ़ाई करते थे और आज की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर होगा। प्रैक्टिकल लेवल पे जाके बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया गया है। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित किया गया है। अब हमें भाषा के क्षेत्र में रीजनल लैंग्वेजेस को भी शामिल किया गया है, और जो कि लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको सम्मिलित किया गया है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। इससे बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, इस विद्या को इस चीज को खत्म करके अब बात की गई है कि आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम लें, और वो ज्यादा जोर देगा लर्निंग पे, और जिससे कि इवैल्यूएशन पे भी ज्यादा जोर दिया गया है कि आप बच्चे को ज्यादा लर्निंग उसकी अच्छी हो। इसलिए सेमेस्टर वाइज यानी कि 3 साल में 6 सेमेस्टर में पढ़ाई होगी। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया है। टेक्निकल, आप देख रहे हैं टेक्निकलिटी कितनी जरूरी है, टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। तो अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, स्पेशल चाइल्ड को अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाए और उसको सुलभ बनाया जाए, और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में भी उसका ध्यान दिया जाए। तो इसलिए टेक्निकल जो एजुकेशन है उस पर भी ज्यादा जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार यह शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र के जीवन में मजबूत स्तंभों को बनाने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जैसे कि अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था। अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा, यानी कि अब स्कूली शिक्षा 5 साल बच्चे को 3 साल की एज में बच्चा जब प्रवेश लेगा तो वो 5 साल तक में 3 से 8 साल यानी कि 3 से 8 साल की उम्र में वो 5 साल को कंप्लीट करेगा, और 3 साल यानी कि 3 से 5+3 इयर्स में वो 8 to 11 नेक्स्ट 3 इयर्स जो होंगे 8 to 11, यानी कि अगर हम प्री स्कूलिंग को देखें तो पहला साल जो पहले बच्चा 3 साल में प्रवेश लेगा वो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में शिक्षा लेगा। फिर अगले 2 साल 1 और 2 यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उस साल में जब वो 2 इयर्स का जब क्लास 2 में होगा तब बच्चा वो 8 साल की उम्र तक होगा। अब 8 से 11 नेक्स्ट स्टेज है, 8 से 11, और जो कि तीसरी से 5वीं तक पहुंचने के लिए दूसरा हिस्सा माना गया है। 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा, और 9वीं से 12वीं तक जो कि लास्ट स्टेज है उसमें 4 साल है, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल ये लास्ट स्टेज है। अब सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि पहले हमें 10वीं में भी बोर्ड की परीक्षा देनी अनिवार्य होती थी, अब ये नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर कॉलेज की डिग्री की बात की जाए जहां, तो कॉलेज की डिग्री में भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है। 3 और 4 साल, अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अगर हम बच्चा किसी कारणवश 1 साल पढ़ के छोड़ देता था तो उसका पहले क्लास बेकार हो जाता था। अब जो चेंज है, पहले साल में बच्चा अगर एग्जाम देता है और पहले साल में एग्जाम करके पढ़ाई छोड़ देता है, किसी कारणवश नहीं पूरा कर पाता या बीच में कोई दूसरे कोर्स के लिए जाता है, तो पहले साल की डिग्री सर्टिफिकेट की डिग्री उसको प्राप्त होगी, दूसरे साल में उसको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल में उसको डिग्री मिलेगी, चौथे साल में वो रिसर्च के साथ डिग्री को लेगा। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब इस हालांकि बदलाव तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है 4 साल की डिग्री करने के बाद, पहले एमए 2 साल का होता था, अब 4 साल की डिग्री करने वाले हायर एजुकेशन में जाएंगे और एमए 1 साल में कंप्लीट कर सकेंगे। अब एक बहुत बड़ा बदलाव कि एमफिल अब स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, एमफिल अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन एमए के बाद अब छात्र सीधे पीएचडी कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक ले सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले कोर्स से ब्रेक ले लिया तो सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा,
सेकंड में उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में उसको डिग्री मिल जाएगी। ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। अभी इस एनईपी के जो दिशा निर्देश हैं उनको लेकर बात करी मैंने। अभी इसका एक ही चरण पूरा किया है। अगले चरण में मैं बात करूंगी, जो कि अगले भाग में भी, मेरे इस वीडियो के अगले नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस भाग में मैं उसको नहीं पूरा कर सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनईपी के दिशा निर्देशों के अनुसार स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर, एडमिशन के प्रोसेस को लेकर बात करूंगी और अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।